Hello, guys. Welcome once again. This is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. Today, I'm here to discuss with you the chapter Introduction to Production Management. This topic or this chapter is from the subject Production Management. So I hope so, you all are very excited to learn about new concepts. In my previous video, I have discussed with you what is production management. And at the end of today's video, you must be able to learn the concepts such as organizational structure of production function, functions and scope of production management, benefits of production function, limitations of production function, and relationship of production management with other functional areas. So guys, hope so you all are ready. Now we will start with the topic 1 of today's video, organizational structure of production function. जब बच्चे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ढांचे की बात कर रहे हैं, अपने संगठन के ढांचे की बात कर रहे हैं कि क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप रहेगा, कौन बंदा कहाँ बैठेगा, पोस्ट्स कौन कौन सी होंगी. ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक ढांचा बनाएंगे कि वेरियस पोस्ट एंड पोजीशंस का. प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज नथिंग but the step-by-step conversion of one form of material into other, either chemically or mechanically. So बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल फंक्शन है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि one of the essential areas of responsibility for product leaders is the setting up of the organizational structure of the product development department. ये बहुत ही चैलेंजिंग है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कि सेट करना कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है. देखिए बच्चे, कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती हैं, अभी भी और कुछ समय पहले भी करती थी. मतलब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, परवेसिव है, शुरू से चलता आ रहा है. टू स्टे कॉम्पिटिटिव, आगे बढ़ने की भावना से कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती आ रही है और कर रही है. सम ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी बिग टाइकून्स होते हैं जैसे रिलायंस, टाटा, बिनानी, ये जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने तो अपनी सेपरेट टीम्स बनाई हुई हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट मार्केटिंग में. क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग का कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो सेपरेट टीम्स बनाई जाती हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं और प्रोडक्ट मार्केटिंग पे काम करते हैं. लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे फंडिंग का इशू रहता है, फाइनेंस कम होता है, वर्कफोर्स कम होती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी सिंगल टीम बनाई जाती है और कई बार एक व्यक्ति ही होता है, सिर्फ एक पर्सन, जिसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट मैनेजर या कोई स्पेशलिस्ट जिसका नाम हम रख देते हैं, जो दोनों की दोनों फेजेस को मैनेज करता है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड हो. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है सेपरेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि वहां जगह ही नहीं होती, स्पेस का इशू होता है, फाइनेंस का इशू होता है, वर्कफोर्स का इशू होता है. लेकिन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती. अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके लिए स्पेशलिस्ट पर्सन भी चाहिए होंगे. तो इस स्लाइड से टेक होम क्या है? ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, जब हम संगठन की बात करते हैं, ढांचे की बात करते हैं, तो दो तरह के काम होते हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में किए जाते हैं, एक प्रोडक्ट का डेवलप करना और एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना. तो अगर तो बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो सेपरेट टीम होगी, ठीक है, और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सिंगल टीम होगी.
बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग से सेपरेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेपरेटली अलग डिपार्टमेंट नहीं होगा. डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज ऑपरेशंस एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेनी वेरिएशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर फेसिबल. ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड पे मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ. देखिए बच्चे, जनरल मैनेजर सबसे ऊपर है, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है. ये एक बिग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर देखिए और कितने मैनेजर है, प्लांट एंड मेंटेनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, जो ये सारे कामों को करने के लिए पूरी की पूरी एक टीम बनाई जाती है जो ये सारे कामों को देखती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन. होप सो क्लियर है. इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. बच्चों, ये जो टॉपिक है ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की नींव है. फंक्शंस यानी आपके क्या क्या कार्य हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के. ठीक है, हम इसको बेटा स्कोप के अंदर भी ले सकते हैं, एरियाज के अंदर भी ले सकते हैं. ठीक है, और हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है. ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ. तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं वो इस टॉपिक के अंदर आती हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्या कार्य है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के. जैसा कि हम जानते हैं वैश्वीकरण बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन अर्थव्यवस्था में आ रही है, जिसके कारण बहुत कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में. इस कट थ्रॉट मतलब very high level of competition. Only those will survive who will produce as per the requirements of users and at a reasonable cost. देखिए, हम लोग क्या प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, हम एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर वो चीज खरीदना पसंद करते हैं जो क्वालिटी में भी नंबर 1 हो और जिसकी कॉस्ट भी मिनिमम हो, है ना बच्चों. तो ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा है, अगर हम अपने आप को टिका के रखना चाहते हैं इस कट थ्रॉट कंपटीशन में, इस वेरी वेरी इंटेंस कंपटीशन में अपने आप को बना के रखना चाहते हैं, तो हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कार्यों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्रोडक्शन को प्लान करो, नियोजन करो. उत्पादन नियोजन से संबंधित है, यूं ही नहीं कि कुछ भी उठाया और शुरू कर दिया. नहीं बच्चों, जब भी हमें कुछ भी करना होता है, देखिए चाहे आपका एग्जाम है, आप पहले प्लानिंग करते हो ना कैसे पढ़ना है. चाहे आपकी किसी वेडिंग में जाना है, आप प्लानिंग करते हो ना आपने कौन से फंक्शन पे कौन से ड्रेस पहनना है. बल्कि आप ये भी प्लान करते हो कि आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा, है ना बच्चों. तो हमें प्लान करना पड़ेगा प्रोडक्शन को और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स को इन अ कंपनी और इंडस्ट्री, कि कब कब क्या बनेगा, किस समय पर, कितनी क्वांटिटी में, कैसे, और कौन लोग बनाएंगे और कितना पैसा है उसको बनाने के लिए. तो ये प्लानिंग से संबंधित है. प्रोडक्शन प्लानिंग एक मैनेजरियल डिसीजन है. बेटे, हर वो डिसीजन मैनेजरियल होता है जो मैनेजर लेता है. ठीक है, तो मैं ये लाइन आपको हर फंक्शन के अंदर पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, मैनेजर ले रहा है. अब मैनेजर क्या ले रहा है, जो मैंने अभी आपसे बताया, व्हाट वर्क शैल बी डन, क्या काम होना चाहिए, हाउ द वर्क शैल बी डन, कैसे होना चाहिए, लास्टली व्हेन द वर्क शैल बी डन, कब होगा. इट इज अ फंक्शन ऑफ लुकिंग अहेड. जब भी मैं प्लान वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ तो प्लानिंग तो होती ही भविष्य के लिए है. फ्यूचरिस्टिक, फॉरकास्टिंग, पिक्चरिंग एवरी स्टेप इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ सेपरेट एक्शंस इन प्रोडक्शन. अब प्लानिंग हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि ये जो हमारे 5 M's हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, ये इस तरीके से यूटिलाइज मैं करूं ताकि मेरा एम्प्लॉय, मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब मेरे मिलकर इस तरीके से काम करें, कोई खाली ना रहे, कि मेरे डिफरेंट कस्टमर्स की नीड को कैटर किया जा सके. फंक्शन नंबर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग. अब हम प्रोडक्शन प्लानिंग हमने पढ़ा भी. अब प्रोडक्शन प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है प्रोडक्शन प्लानिंग. देखिए बच्चों, प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट के मुताबिक. कि अगर किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि भाई 10th ऑफ सितंबर तक मुझे ये माल की डिलीवरी चाहिए, 10 दिन है मेरे पास, तो अब स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करने का प्रोडक्शन का मैनेजर का ड्यूटी है. तो हमें प्लानिंग का क्या उद्देश्य होगा, हमें उस तरीके से प्लान करना है. क्या प्लान करेंगे, पढ़िए. हम ये देखेंगे कि हमारा मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कितना हमें चाहिए. हम ये देखेंगे कि हमारे इनपुट्स राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में ही हम उसको यूज करें. ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मैंने ज्यादा फाइनेंस ले लिया, ज्यादा मैन पावर बुला ली उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए. नहीं,
हमें अरेंज करना है इनपुट अकॉर्डिंगली, अचीव करना है कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, कि सभी डिपार्टमेंट में एक हार्मनी हो, फिड्यूशनरी रिलेशनशिप हो, लव एंड ट्रस्ट का रिलेशन हो, कि सब मिलकर कार्य कर सकें। टू अचीव इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड टाइम, हमें सस्तापन लाना है कॉस्ट और टाइम में। टू मेक कॉस्ट में, सॉरी, टाइम को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। टू मेक एफर्ट्स टू अचीव प्रोडक्शन टारगेट्स इन टाइम, हमें प्रोडक्शन प्लान हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम ये एफर्ट करना चाहते हैं कि हमारे टारगेट टाइमली कंप्लीट हो, और कीपिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट उद्देश्य, नेक्स्ट कार्य की तरफ बढ़ते हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है, दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोलिंग, उत्पादन को नियंत्रण करना। जब भी कंट्रोल शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई स्टैंडर्ड होंगे, मैंने एक्चुअल में काम किया होगा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया होगा, डिफेक्ट निकाले होंगे, और फिर करेक्टिव एक्शन लिया होगा कि क्यों प्रोडक्शन कम रहा। ठीक है, तो सेकंड प्रोडक्शन कंट्रोलिंग क्या है, इट एंश्योर, गाइड एंड डायरेक्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के फ्लो को इंश्योर करता है कि हाँ सही तरीके से चल रहा है, गाइड करता है, लीड करता है, so that the products are manufactured in the best way and conform to the planned schedule and of right quantity. अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। हम सभी जानते हैं कि जो हेनरी फेयोल हैं उन्होंने ही कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब जब प्रोडक्शन कंट्रोलिंग की बात होती है तो उनका बारे में पढ़ना तो लाजमी है, बिल्कुल, है ना बच्चों, क्योंकि हेनरी फेयोल ने ही पॉड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब हम जहां पे भी कंट्रोलिंग शब्द आता है वहां इनका आना स्वाभाविक है। इट रेफर्स टू ensuring that all which occurs is in accordance with the rule established and instructions issued. अब प्रोडक्शन कंट्रोल की जरूरत क्यों है, क्यों कंट्रोल चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट प्लांट एक्टिविटी, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बच्चे फंक्शन 3 प्लांट लेआउट। अब ये लेआउट क्या होता है, लेआउट क्या होता है, ध्यान से सोचिए। आप अपने घर में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेआउट। आप कहते हैं ना यार ये कमरे का लेआउट ना ठीक सा नहीं है ना, मेरे जो आपके जो बैग है, बैग में जो बुक्स है उसका लेआउट आपने ठीक नहीं कर रखा, मतलब अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड फैसिलिटीज, है ना। कमरे का लेआउट ठीक नहीं, मतलब फर्नीचर कहीं पड़ा है, कमरे में फ्रिज रख दिया, फ्रिज जबकि होना चाहिए किचन में। तो लेआउट की जब हम बात करते हैं, इट मींस अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स विद इन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा कहाँ होगा, इक्विपमेंट कैसा होगा। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस है, रिसेप्शन ऑफिस है, क्या आप ऐसा कर सकते हो एक कंपनी का रिसेप्शन ऑफिस आप प्लांट ऑफिस उसका टॉप फ्लोर पे बना दे, आपको उसे ग्राउंड फ्लोर पे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे पहले जो भी आएगा उसकी इंक्वायरी होगी और वो उस ऑफिस पे जाएगा। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मशीन, work areas and service areas so as to obtain the maximum output. It is primarily an arrangement of machines and facilities. In order to achieve the aim of plant layout, following principles of plant layout are followed. देखिए जब हम प्लांट लेआउट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट लेआउट के अंदर हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हमें इसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग। देखिए एक गुड लेआउट वो होता है which reduces the material handling to the minimum. This will ultimately lead to minimum cost of production. Next है principles of minimum distance. Minimum distance principle says that the total movement of material and manpower should be minimum. Got my point? The plant layout should be such that the total distance traveled by the man as well as the material is the minimum. Got my point? Next, principle of utilization. You know, whenever I talk about utilization, it always means the utilization of 5 M's. That is man, machine, material, method, money. You know, unless and until there is efficient utilization of all these factors, the firm will not be able to achieve competitive edge over other related firms. Now the next principle is principle of flow and orderliness. ये principle ये बताता है कि the plant layout should be such that it ensures free and sequential flow of material from the stage of raw material to the stage of finished goods. ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कोई बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल नहीं होना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। एक प्लांट लेआउट इस तरीके से हो विच कैन बी अल्टर्ड और चेंज्ड विदाउट मच कॉस्ट एंड एफर्ट्स, यू नो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, and when I talk about safety, it means the security of workers as well as the safety of raw material or the other 4 M's. ठीक है, to minimize the scope of accidents, proper fencing of the machinery should be done, and consideration is also given to the safety of the workers also. ठीक है, फायर, थेफ्ट, इन सब चीजों से बचाना है। प्रिंसिपल ऑफ असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, इजीली रीचेबल होना, है ना। while planning the plant layout, due consideration should be given to the facilities which may be required at short notice or on urgent basis. तो ये असेसिबल हो, टाइमली हो। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक मशीन इंस्टॉल हो रही है, तो केयर इस बात की करनी है कि मशीनरी प्लेस्ड हो एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में कोई भी और रिपेयर करते हैं तो वर्क होता रहे बिना डिस्टरबेंस के, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्लांट लोकेशन। लोकेशन की जब मैं बात करती हूँ तो लोकेशन की मतलब होता है जगह, प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ रीजन। देखिए बच्चे, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि एक साइट सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं कि मेरा जो प्लांट है ना वो कहाँ लगेगा, किस जगह पे लगेगा, एरिया, रीजन, इन विद इन कंट्री लगेगा, आउटसाइड द कंट्री लगेगा, रिवर के पास लगेगा, सी के पास लगेगा, या फिर मेरा बिल्कुल राजस्थान जो ड्राई प्लेसेस हैं वहां लगेगा, या मेरा जहाँ पे सी है, कोस्टल एरियाज है वहां लगेगा। तो ये जो सारी बातें हैं बच्चे, इट मीन्स साइट लोकेशन जो है एक कंपनी का फेट डिसाइड करते हैं, फेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कौन कौन से फैक्टर प्लांट को प्रभावित करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर। अगर रॉ मटेरियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेबर ने डिवाइड किया रॉ मटेरियल को 2 कैटेगरीज में, उसने कहा दोज विच आर इजीली अवेलेबल जस्ट एज क्ले, सैंड एंड वाटर, एंड दोज विच आर लोकलाइज्ड एंड आर अवेलेबल एट पर्टिकुलर प्लेसेस ओनली, जैसे कोल, आयरन ओर। तो इंडस्ट्री को कहाँ लगाना है, सोर्स ऑफ लोकलाइज्ड मटेरियल के पास लगाना चाहते हो या नहीं। नियरनेस टू द मार्केट, देखिए नियरनेस टू द मार्केट का एक अपने आप बहुत बड़ा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट के पास आप लगाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, है ना। उसके बाद है फ्यूल एंड पावर। देखिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड पावर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बिग आयरन और स्टील प्लांट्स हैं जो कि इंडिया में, वो सारे के सारे जो है मोस्टली, सारे नहीं सॉरी, मोस्टली कोल माइंस के पास लोकेटेड है ना, क्योंकि वहां पे इजीली उनका काम हो जाता है। जैसे कि अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, द आइडियल प्लांट वो होता है जो लोकेट हो और जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो इजीली जो है वो चीपर कॉस्ट पे पहुंच जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल जीटी रोड है, उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सोयल एंड क्लाइमेट की हम जब बात करते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे टी, कॉफी, रबर, जूट एक्सेट्रा, इनको एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए होती है और एक क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है बेटा। क्या चाहिए होती है, कॉटन की इंडस्ट्री को क्या चाहिए होती है, सूखी सूखी होती है ना बेटे, वो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो अगर मान लो आपने अपना बिजनेस एक ऐसी जगह पे लगा लिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, तो कॉटन बन पाएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो क्यों ना अपने बिजनेस को ऐसी जगह पे लगाया जाए जहां पे भगवान जी ने ऑलरेडी वो चीजें बहुत अबंडेंस में दे रखी हैं। तो प्लांट लोकेशन बहुत बड़े आपको फायदा देता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। बेटा अगर गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है, पॉलिसीज आपके फेवरेबल में है, तो आपका बिजनेस प्रगति करेगा, नहीं है तो आपका बिजनेस प्रगति नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स और भी नहीं दिए, हो सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, और आई कैन से हाँ यस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड रिसर्च फैसिलिटीज। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो प्लांट के लोकेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। फंक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, फंक्शन ऑफ मटेरियल
हैंडलिंग। जब बेटा हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं कि मटेरियल को हैंडल करना, तो मटेरियल हैंडलिंग में हम बोलते हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एक साइंटिफिक मटेरियल हैंडलिंग पॉलिसी को डिवाइस करता है, ताकि और वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि मटेरियल को कैसे हैंडल करना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए मटेरियल का वर्क प्लेस पे कि जो बहुत ही इकोनॉमी, सस्ता रहे, महंगा ना रहे। और इकोनॉमी ऑफ फ्लोर स्पेस, आपको अपने फ्लोर स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है ना। तो अगर मान लो आपकी एक जगह पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा है और वहीं पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, अब आपका प्रोडक्शन होके मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो सॉप बनाती है या सर्फ बनाती है, सर्फ, लेट अस टेक सर्फ बनाती है, तो अब जो आपका डिटर्जेंट है वो बना हुआ है, प्रोडक्शन होके जमीन पे पड़ा है सारा, अब वो स्पेस को कंज्यूम कर रहा है ना। तो ये मटेरियल हैंडलिंग का बैड एग्जांपल है। अगर आप मटेरियल हैंडलिंग अच्छे से करना जानते हैं तो आप अपने फ्लोर स्पेस को खाली रखेंगे। आप कन्वेयर बुलाएंगे, कन्वेयर आप जानते हैं, बेल्ट्स और गैंट्रीज, ये क्या होते हैं बच्चे? आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर रेडियां होती हैं छोटी छोटी, जैसे आपने लकड़ी की देखी होंगी, वैसे स्टील में और लोहे की होती है। उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, जब सामान बन जाता है उसके ऊपर लाद के उसे गोदाम में लेके जाया जाता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन प्लेस से लेकर स्टोरेज प्लेस तक लेके जाया जाता है, ठीक है। तो वो मूवमेंट ऑफ द फ्लोर खाली हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट मेंटेनेंस पॉलिसी। देखिए जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर अगला फंक्शन आता है मेंटेनेंस का। अब हम सभी जानते हैं मेंटेनेंस, तो ये वर्ड तो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट अटेंशन टू ऑल दोस थिंग्स दैट मेंटेन करते रहना। मेंटेनेंस मतलब प्रॉपर मशीनों को ऑयलिंग करते रहना, मशीन ढंग से चले, उसको वियरिंग आउट से बचाना, उसको ब्रेकिंग आउट से बचाना। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है रिपेयर, ठीक है ना। मेंटेनेंस इंजीनियर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, वो ये सारे काम करता है, लाइजनिंग करता है प्रोडक्शन इंजीनियर के साथ कि भाई बता क्या क्या टूटा, क्या क्या खराब हुआ, मैं इसको ठीक करता हूँ। और ना भी टूटा ना भी खराब हुआ तो ऑयलिंग ल्यूब्रिकेशन का काम वो करने के लिए आता है समय समय पर। मेंटेनेंस ऑफ मशीन कैसे करी जाती है? एक तो पीरियोडिक सर्विस होती है, जैसा मैंने आपको बताया, हर बार जब गर्मी का मौसम आता है तो आप सर्दियों के बाद अपना घर पे एसी इंजीनियर को बुलाते हैं। वो आप अपने एसी की सर्विस क्यों कराते हैं? खराब थोड़ी ना हुआ था, नहीं, क्योंकि आप पीरियोडिक सर्विस कराते हैं, उससे उसकी टाइटनिंग ऑफ नट्स, बोल्ट्स, मूविंग पार्ट्स, चेकिंग, ये सब होता है। पार्शियल स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है? आपने चेक किया और पाया जी एक पार्ट खराब है। सेंसिटिव मशीन्स में ऐसा अक्सर होता है कि एक पार्ट खराब हो गया, फिर आप उसको ठीक करवाते हैं और रख देते हैं। सेवेंथ फंक्शन है वर्क मेजरमेंट, समय समय पर काम को मापा जाता है। और जो लोगों ने क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में उसको मापेंगे, अगर आंकेंगे, अगर स्टैंडर्ड से कम काम किया है तो उनको मोटिवेट करेंगे कि अच्छा काम करो। क्वालिटी कंट्रोल की जब मैं बात करती हूँ, लास्ट फंक्शन है, तो क्वालिटी कंट्रोल को इस तरीके से करना चाहिए कि क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन रहे। क्या रहे? क्वालिटी मेंटेन रहे। जब मैं क्वालिटी मेंटेन की बात करती हूँ तो उसमें क्वालिटी का मतलब क्या आता है? फिटनेस फॉर यूज और पर्पस, फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। इतना ज्यादा कंपटीशन है और गेटिंग ISO 9000 सर्टिफिकेट ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पे ध्यान रखते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में और बेस्ट क्वालिटी के साथ बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो TQM का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये पहली बार सजेस्ट किया था, ध्यान से सुनिए, नैन्सी वॉरेन ने। क्या नाम है इनका? नैन्सी वॉरेन। ये एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है, US नेवी में थी, मतलब 1985 के अंदर। और 4 बेस्ट नोन और रिस्पेक्टेड क्वालिटी गुरुज हैं जो इस पे काम करते हैं, कर रहे हैं। डॉक्टर W एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ M जुरान, डॉक्टर जेनिची टगुची एंड फिलिप B क्रॉप्सी। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब आपने जितने इसके फंक्शन पढ़े बेटा, यही तो बेनिफिट है, यही तो बेनिफिट है कि अगर आप प्रोडक्शन को अच्छे से प्लान करती हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लानिंग अच्छा, कंट्रोलिंग अच्छा, कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। तो पढ़िए बेनिफिट टू कस्टमर। कस्टमर तो बेटा वैसे ही, कस्टमर इज द किंग ऑफ द बिजनेस, और वो कहते हैं ना, ही बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उनके हाथ में गोल्डन स्पून होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स करते हैं वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए करते हैं।
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट। इन्वेस्टर को क्या फायदा, उन्होंने उस पर पैसा लगाया हुआ है, तो अगर अच्छा काम होगा तो इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिलेगा। एम्प्लॉय को फायदा क्या होगा, हमने भी पढ़ा था ना कि इसके अंदर एम्प्लॉय की सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जाता है, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, तो उनको रेम्यूनरेशन समय पे मिलता है, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं। मैंने यहाँ सभी चीजें मेंशन नहीं करी, समय समय पे अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, और क्या मिलता है उनको, बहुत सारी चीजें और मिलती हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बेनिफिट टू सप्लायर, सप्लायर को बेटा समय पे रॉ मटेरियल, सप्लायर होता कौन है, जो रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड और स्पेयर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करता है। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है तो आपके पास कॉस्ट कम आती है, जिससे आपके प्रॉफिट्स बड़े होते हैं, प्रॉफिट्स में से आप इजीली पे कर पाते हो अपने सप्लायर्स को। कम्युनिटी को फायदा है, सस्ते दामों पे चीज दोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रिसोर्सेज का प्रॉपरली इसका मतलब आप यूज कर रहे हो 5 M's का, तो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है, और ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बढ़ती है, जिससे नेशन का भलाई होती है। अब लिमिटेशन बेटा, एवरी रोज हैज इट्स ओन थॉर्न्स, हर गुलाब के साथ कांटे मिलते हैं, है ना बच्चों। तो हम इसी के साथ पढ़ते हैं इसकी कमजोरियां, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हुआ, है ना, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है। अब आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए होंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कस करते हैं कि क्या दिक्कत है। लिमिटेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम प्लांट लोकेशन। अरे इतना आसान थोड़ी ना है प्लांट लोकेशन को डिसाइड करना। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कहाँ होगा, इतना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क कौन करेगा, उसके लिए इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। प्लांट लेआउट को डिसाइड करना कि भाई कौन सा मशीनरी किधर रखें, कौन सा ऑफिस किधर बनाएं, है ना। प्रोडक्शन डिजाइन को डिसाइड करना कि लेआउट कैसा होगा। इन्वेंट्री और प्रोडक्शन कंट्रोल किस तरीके से होगा, मेथड्स क्या होंगे, एबीसी यूज करें, वीईडी यूज करें, क्या यूज करें। फिफ्थ प्रॉब्लम है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, लेबर को कैसे कंट्रोल करें। भाई लेबर है, सेटिस्फाई होने का नाम ही नहीं लेता, आइडल टाइम कर रहा है, बैठा है खाली, छुट्टियां बहुत ज्यादा ले रहा है, टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रही है, छोड़ छोड़ के जा रहा है, एब्सेंटिज्म ज्यादा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। आगे लिमिटेशंस है कॉस्ट कंट्रोल। देखो जब हम लागत की बात करते हैं वह 3 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला मटेरियल यानी सामग्री, दूसरा लेबर यानी श्रम, तीसरा एक्सपेंसेस यानी परिव्यय, उपरिव्यय, ओवरहेड्स जिन्हें हम बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे। तो ये तीनों चीजों को मैनेज करके रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लास्ट प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए मैं अगर ऊपर वालों को समझा भी लूं, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या करेंगे सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में जो इतने जल्दी से चेंजेस आते हैं कि मान लीजिए 1991 में एकदम से ग्लोबलाइजेशन आया था, सब कुछ बदल के रख गया, सारे छोटे बिजनेस हाउसेस बंद हो गए। उसके बाद आपका 2000 में कंप्यूटराइजेशन हो गया अर्थव्यवस्था के अंदर, कंप्यूटराइजेशन ने कितना इफेक्ट डाला, और अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन चीजों ने सारा का सारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट की चीजों को बदल के रख दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और अंतिम टॉपिक की तरफ, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड अदर फंक्शनल एरियाज। देखिए बेटा बीच में प्रोडक्शन फंक्शन है, सारे के सारे उससे संबंधित हैं, पढ़ते हैं आगे। रिलेशनशिप, सबसे पहला प्रोडक्शन का मार्केटिंग से क्या संबंध है। मार्केटिंग आप जानते हो हमेशा इस तरीके से प्रोडक्शन करना कि कस्टमर आपके दिमाग में हो, दिमाग में रख के फिर प्रोड्यूस करो ताकि वो सामान को खरीद ले। दोनों डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। कैसे, प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या निकालता है, सेल और डिमांड की फोरकास्ट बताता है, कंपटीशन का स्टेटस बताता है, कस्टमर और डिलीवरी रिक्वायरमेंट बताता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके मुताबिक ही फिर सेल करता है, डिमांड करता है, कंपटीशन देखता है, और कस्टमर डिलीवरी टाइम। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे कैसे बेस्ड है, मार्केटिंग प्रोडक्शन पे कैसे बेस्ड है, प्रोडक्शन स्टेटस एंड प्रोग्रेस, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी का रिपोर्ट, कॉस्ट एंड बजट। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड अदर फंक्शनल एरियाज। इसमें दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन का फाइनेंस से क्या संबंध है। देखिए प्रोडक्शन फाइनेंस पे पूर्ण रूप से निर्भर है। प्रोडक्शन के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कहां से आएगा, फाइनेंस से आएगा। तो प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड परचेज, फॉर फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्शन फाइनेंस भी प्रोडक्शन पर डिपेंड है। कैसे, बजट्स, प्रोडक्शन के अंदर हम बजट्स बनाते हैं तो फाइनेंस इस पर डिपेंड है। उसके बाद प्रोडक्शन और पर्सोनल डिपार्टमेंट भी एक दूसरे से बहुत संबंधित है, यानी एचआर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन पर्सोनली तो करता है ना, पर्सोनल डिपार्टमेंट में क्या होगा, राइट पीपल राइट जॉब, तो प्रोडक्शन तो वही लोग करेंगे। प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बताते हैं कि न्यू प्रोडक्ट की डिलीवरी, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट करा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, भी एक दूसरे से संबंधित है, बल्कि मेंटेनेंस तो इसका एक फंक्शन ही है ना, अभी हमने डिस्कस किया था ना। तो रेगुलर इंस्पेक्शन, सर्विसिंग, supervision, timely advice, and hope so now the production management is more clear to you. So guys, thank you very much for listening me patiently. I hope you understand this topic and have a great day. Thank you very much. Bye bye.